आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स जो है इन द ईयर 1827 जो फर्स्ट ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड डिस्कवर हुआ था वो था प्लैटिनम ओलिफिन कॉम्प्लेक्स, ऑल्सो नोन एज ज़ील सॉल्ट। इसके बाद इन द ईयर 1863 फ्रेडल एंड क्राफ्ट दे प्रिपेयर्ड ऑर्गेनोक्लोरोसाइलेंस। देन in the year 1890 Elmont discovers nickel carbonyl. Then in the year 1899 Grignard reagent was discovered. तो इस तरह से आप देख सकते हैं स्लाइड में कि कैसे एक एक करके ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स जो है वो सिंथेसाइज होते गए। इस स्लाइड में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक के बाद एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड सिंथेसाइज हुए वो दिए गए हैं। नाउ डेफिनेशन, हाउ कैन वी डिफाइन organometallic compounds? Organometallic compounds are the compounds in which at least one organic group is attached with metal directly through carbon, forming metal carbon bond. Generally this organic group is from some hydrocarbon group or its derivative. In organometallic compounds, the word metallic does not strictly refer to metal but includes all the metal carbon bonds containing compounds of the elements with lower electronegativity than carbon. कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है, तो इससे वो सभी मेटल्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है वो सभी इस कैटेगरी में आएंगे। Thus, boron, silicon, germanium and phosphorus, though decidedly non-metals, their compounds with organic groups containing metal-carbon direct bond have been included in organometallic compounds. On the basis of the above definition, metal cyanides, carbides, carbonates and carbonyls, as they also contain metal-carbon bond, should be classified as organometallic compounds. The first three are not included. कौन कौन से? साइनाइड्स, कार्बाइड्स और कार्बोनेट्स, उन्हें हम ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स नहीं मानते, लेकिन जो कार्बोनिल्स हैं उसके जो कार्बन के साथ में जो कंपाउंड्स बनते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। दे आर इंक्लूडेड इन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ देयर ऑर्गेनोमेटलिक। इनको क्यों रखा गया है? बिकॉज ऑफ देयर लाइक प्रॉपर्टीज सच एज वॉलेटिलिटी, डायमैग्नेटिक नेचर एक्सेट्रा। तो इन सिमिलर प्रॉपर्टीज़ की वजह से उनको ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स माना गया। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटलिक बेस्ड ऑन द बॉन्ड टाइप, कि किस प्रकार का बॉन्ड बनता है, सिग्मा, पाई, डेल्टा बॉन्ड। Now in this slide you can see number of nodal planes including the bond axis, कि यदि nodal plane 0 है और bond type sigma है, example is BCH3, यानी दोनों के बीच में कार्बन और मेटल के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है। दूसरी तरह के हैं नेचर ऑफ नोडल प्लेन्स, यदि 1 है तो बॉन्ड कैसा बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा, यानी एक डबल बॉन्ड बनेगा मेटल और कार्बन के बीच में। और तीसरा, यदि नोडल प्लेन्स 2 हैं तो डेल्टा बॉन्ड बनेगा, यानी कि दोनों के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। नाउ इन evaluation of bond polarity, the electronegativity difference between the neighboring atoms is usually employed. Now by way of generalization, it may be stated that the chemistry of main group organometallics is governed by the group the metal belongs to. यदि अपन मेन ग्रुप के ऑर्गेनोमेटलिक्स को देखें तो उसकी जो केमिस्ट्री होती है वो किस पे निर्भर करेगी? वो निर्भर करेगी कि जो मेटल है वो किस ग्रुप से है। जबकि जो ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स हैं वो किस पे निर्भर करेंगे? नेचर ऑफ लिगेंड, कि मेटल के साथ में किस तरह के लिगेंड्स लगे हुए हैं। नाउ हियर इन दिस स्लाइड यू कैन सी टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, कि किस प्रकार के बॉन्ड बनेंगे। ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं कोवलेंट और मल्टी न्यूक्लियर बॉन्ड्स बनेंगे। फर्स्ट ग्रुप के जो मेंबर्स हैं आयनिक बॉन्ड्स बनाएंगे
और जो बाद वाले हैं वो मोस्टली आयनिक कोवेलेंट दोनों तरह के कंपाउंड्स बनाएंगे. नाउ बेसिक कंसेप्ट्स. 18 इलेक्ट्रॉन रूल. The 18 electron rule characterizing and predicting the stability of the metal complex. ये जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल दिया ये बताता है कि जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसकी स्टेबिलिटी किस तरह की होगी, यानी वो स्टेबल होगा या नहीं होगा. इस रूल से अपन पता लगा सकते हैं. वैलेंस शेल्स ऑफ अ मेटल कैन अकोमोडेट 18 इलेक्ट्रॉन्स. जो भी धातु है उसका जो संयोजकता कोश है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकता है. किस तरह से कि उसके पास में, धातु के पास में 5 तो डी ऑर्बिटल्स होते हैं और हर डी ऑर्बिटल में, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डी ऑर्बिटल्स में आ सकते हैं. इसके अलावा मेटल के पास में 3 पी ऑर्बिटल्स होते हैं और हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है पी ऑर्बिटल्स में आ सकते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एस ऑर्बिटल में आ सकते हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद लिगेंड ऑर्बिटल्स. ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये फिर क्या करते हैं, लिगेंड के जो ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ में ये कंबाइन करते हैं. 9 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विच आर आइदर मेटल लिगेंड बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग. दोनों तरह के हो सकते हैं, बॉन्डिंग भी हो सकते हैं, नॉन बॉन्डिंग के साथ भी. There are also some higher energy anti-bonding orbitals. धातु के पास में कुछ उच्च ऊर्जा वाले एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी होते हैं. The complete filling of these 9 lowest energy orbitals with electrons. पहले हमेशा वे ऑर्बिटल्स जिनकी ऊर्जा कम होती है इलेक्ट्रॉन्स उनमें जाते हैं. तो ये जो 9 ऑर्बिटल्स हैं जो लोएस्ट एनर्जी के हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे. वेदर दोज इलेक्ट्रॉन ओरिजिनेट फ्रॉम द मेटल और फ्रॉम एनी लिगेंड. वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेटल से भी हो सकते हैं और लिगेंड से भी हो सकते हैं. इज़ द बेसिस ऑफ द 18 इलेक्ट्रॉन रूल. ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल का बेसिस है. थर्मोडाइनमिकली स्टेबल ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक्स. द सम ऑफ द मेटल डी इलेक्ट्रॉन्स प्लस द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कन्वेंशनली रिगार्डेड एज बीइंग सप्लाइड बाय द लिगेंड्स इक्वल्स 18. मतलब धातु और लिगेंड दोनों के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो टोटल मिलकर 18 होने चाहिए. तो ये कहलाता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल. नाउ वी विल सी सम ऑफ द ये हैं टाइप इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय कॉमन फ्रेगमेंट्स. की जो लिगेंड्स हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे. 3 तरह के लिगेंड्स दिखा रखे हैं, न्यूट्रल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. यदि न्यूट्रल है, इसमें आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हाइड्रोजन यदि न्यूट्रल है तो 1, हेलोजेंस भी न्यूट्रल है तो 1 और यदि नेगेटिव है तो 2. तो ये आपको ध्यान देने का है कि किस तरह से कौन सा लिगेंड जो है वो न्यूट्रल होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, पॉजिटिव है तो कितने करेगा और नेगेटिव है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा. नाउ इसको 18 इलेक्ट्रॉन रूल को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ ऑफ TiCl4. यहाँ पर यदि अपन Ti का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इट इज़ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 एंड 4s2. तो इसमें जो संयोजकता कोश है यानी जो वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3d2 एंड 4s2. टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो यदि अपन न्यूट्रल काउंटिंग करें, 2 तरह से काउंटिंग कर सकते हैं, न्यूट्रल एंड आयनिक. यदि न्यूट्रल काउंटिंग करते हैं तो जो Ti है इसके संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स. 4 ही लिख दिया अपन ने. क्लोरीन को भी यदि न्यूट्रल मानते हैं तो इसके भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन. तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. 4 क्लोरीन है, एक क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. Ti के 4 और क्लोरीन के 4 मिलकर टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए. अब यदि आयनिक काउंटिंग करें सपोज तो यहाँ पर Ti जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें +4 है, यानी यदि 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल जाते हैं तो इसके वैलेंस शेल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 इलेक्ट्रॉन हो गए. क्लोरीन इसको भी यदि अपन नेगेटिव माने यानी Cl- हो गया तो इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए. टोटल 4 क्लोरीन है तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए. तो यदि टोटल इलेक्ट्रॉन देखें तो Ti तो 0 हो गया और क्लोरीन के पास में
4 क्लोरीन है इसलिए 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 आ गए। तो अपन किसी भी तरह से काउंटिंग करें, चाहे न्यूट्रल काउंटिंग करें या आयनिक काउंटिंग करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 8 हैं। तो इससे अपन क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हैविंग ओनली 8 इलेक्ट्रॉन वर्सेस 18 पॉसिबल, यानी इसके संयोजकता कोश जो है, वैलेंस शेल जो है, इसमें टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते थे, लेकिन इसके पास में सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। वी कैन एंटिसिपेट दैट TiCl4 विल बी अ गुड लुईस एसिड, ये बहुत अच्छा लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, इंडीड इट रिएक्ट्स इन सम केसेस वायलेंटली विद वाटर, एल्कोहल्स, ईथर्स, अमीन्स, इसीलिए ये बहुत एक्टिव है और बहुत अच्छा लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। सेकेंड एग्जाम्पल इज FeCO5। यहाँ पर भी यदि अपन देखें तो Fe संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3d5 4s2। न्यूट्रल काउंटिंग यदि अपन करते हैं तो इसके पास में कितने हो गए, 3d6 4s2, तो इसके पास में कितने हो गए, Fe के पास में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। CO जो है, यदि न्यूट्रल काउंटिंग अपन करते हैं CO की, तो एक CO जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए Fe के, और 5 CO हैं, 5 × 2 10 ये हो गए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8 तो हुए Fe के, और 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो CO दे रहा है, तो टोटल 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब यदि अपन इसकी कंक्लूजन निकालें तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इज़ अ स्पेशल केस, ऑल फ्रेगमेंट्स बीइंग न्यूट्रल, सारे जो फ्रेगमेंट्स हैं वो सभी न्यूट्रल हैं। सिंस दिस इज़ एन 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, FeCO5 इज़ अ स्टेबल कंपाउंड, क्योंकि इसका संयोजकता कोश पूर्ण रूप से भरा हुआ है, उसको 18 इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऑलरेडी हैं, इसलिए ये स्टेबल कंपाउंड होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ FeC5H5 इसको अपन Cp2 भी लिखते हैं, साइक्लोपेंटाडाइएनाइल। न्यूट्रल काउंटिंग Fe 8 इलेक्ट्रॉन, अगेन ऊपर अभी अपन ने देखा ही था, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2 है, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए संयोजकता कोश में। और जो साइक्लोपेंटाडाइएनाइल है C5H5, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 हैं संख्या में, तो 5 × 2 10 हो गए और Fe के 8 हो गए। तो अगेन वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक काउंटिंग करें तो Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी जो बाहर वाले 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकल गए। तो अब इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, इसके संयोजकता कोश में 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे, और C5H5 माइनस यानी 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और टोटल 6 × 2 कर देंगे अपन, साइक्लोपेंटाडाइएनाइल 2 हैं, तो 6 × 2 इज़ 12 + 6 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सो व्हाट कैन यू कंक्लूड, फेरोसिन इज़ एक्सपेक्टेड टू बी अ स्टेबल कंपाउंड। इसी तरह से जो बाकी के एग्जाम्पल्स हैं, इनमें भी आप 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो।